हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनाइट जंक्शन। जैसा कि आपको पता है, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है और जो हमारा पहला लेक्चर है वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का है, यूनिट 1 का लेक्चर है। जिसमें से आप जानते होंगे कि आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा। किसके बारे में? बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग होती क्या है? बुक कीपिंग अकाउंटिंग की प्राइमरी चीज़ है, बेस चीज़ है। बुक कीपिंग is an art of recording the transaction in the books of accounts. Only those transactions where a monetary value are recorded. It is the first step of accounting. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा मेन मतलब बेस चीज़ है। अकाउंटिंग की जो बेस चीज़ होती है वो बुक कीपिंग होती है। इट्स मीन्स पर्पज इज रिकॉर्ड और मेंटेन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग के साथ इसे कंफ्यूज ना करें। अकाउंटिंग एक ब्रॉडर टर्म है और बुक कीपिंग एक नैरो टर्म, एक छोटा पार्ट है। अकाउंटिंग का ही छोटा पार्ट है। जैसे कि हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि स्कोप में जो बुक कीपिंग होता है, इट इज़ कवर्ड ओनली विद द रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, बट अकाउंटिंग इट्स ऑल्सो इंक्लूड क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू देयर यूजर्स। स्टेज क्या रहती है? बुक कीपिंग ऑलवेज इट इज़ ए प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इट इज़ इन ए सेकेंडरी स्टेज आफ्टर द बुक कीपिंग। मतलब कि बुक कीपिंग का जब काम ख़त्म होता है उसके बाद अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। किसका ऑब्जेक्टिव होता है? बुक कीपिंग का। अकाउंटिंग का होता है टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इन अ बिजनेस। नेचर रूटीन एंड क्लेरिकल होता है, डेली बेस पे होता है बुक कीपिंग का काम। और अकाउंटिंग का काम होता है एनालिटिकल, उसमें एनालिसिस हो रहता है। स्टाफ इन्वॉल्व कौन कौन रहता है? बुक कीपिंग में इट इज़ डन बाय जूनियर लेवल ऑफ स्टाफ, बट इन अकाउंटेंसी इट इज़ डन बाय सीनियर लेवल ऑफ स्टाफ। आफ्टर बुक कीपिंग द सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या रहते हैं हमारे पास? हमारे पास सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में कई सारी चीज़ रहती हैं, जैसा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग ऑल्सो। The financial accounting, the main purpose of this branch is to record the business transaction in a systematic manner to certain profit and loss and present the financial position of the business with the help of the balance sheet. फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, किस चीज़ की बताएगा? बिजनेस की बताएगा। किसकी हेल्प से बताएगा? विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है? टू सर्टेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विस रेंडर्ड बाय बिजनेस। वो बताता हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज़ में काम करेगा? द मेन पर्पज ऑफ दिस ब्रांच टू present the accounting information in such a way to assist the management in planning and controlling the operation of business. Which type of business? Manufacturing business and trading business. Management works as a admin department and with the help of cost and financial डेटा वो फ्यूचर के लिए अपने डिसीजन लेता है। ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग द ब्रांच इज यूज्ड फॉर द पर्पज इनकम टैक्स जीएसटी आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। यानी कि ये जितने भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग आपस में इंटरलिंक्ड हैं। यानी कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जब आप सेल करेंगे तो आप उसमें जीएसटी लगाएंगे, इनवॉइसेस में आप जीएसटी इम्पोज करेंगे। और जब आपका नेट प्रॉफिट आएगा इन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस नेट प्रॉफिट में जो इनकम होगी उसमें डायरेक्ट टैक्स लगेगा, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
accounting information. Accounting information should be prepared, presented in such a way that is able to display a clear view of business enterprises. First, reliability. It is implies that the information must be factual and verifiable and free from error. यानी कि आप कि जितनी भी अकाउंटिंग का डेटा हो एक्चुअल हो, वेरीफाइबल हो एंड फ्री फ्रॉम एरर हो. रेलिवेंस. अकाउंटिंग information must be relevant to the objective of the enterprises. To relevant information must help the users of accounting information is making decision. Understandability क्या होनी चाहिए? Accounting information should be presented in a such a manner that they are understand easily by their users and various investor and employee etc. यानी कि जो भी आपने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो इजी होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए और जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए. कंपेरेबिलिटी. इट इज़ अ वेरी यूजफुल क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट should contain the various year data so that it can be compared current year and so that current performance be compared with the past performance, also compare with the same type of industry. जैसा कि हमारी सपोज टू भी हम प्रिंटिंग लाइन के हैं तो हम अपनी प्रिंटिंग लाइन के बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिंटिंग लाइन्स की जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसी के फॉर्मेट में बनाएं ताकि हम हर साल एक तो अपना डेटा खुद कंपेयर कर सकें ताकि क्या चेंजेस आए और अपनी सिमिलर टाइप्स की इंडस्ट्री के साथ भी अगर हम अपना डेटा कंपेयर करना चाहें कि कितना वो आगे चल रहे हैं, कितना उनका ट्रेंड अच्छा चल रहा है या कितना ख़राब चल रहा है या क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो वो चीज़ भी हम कंपेयर कर सकें. ठीक है. अब आता है अकाउंटिंग टर्म्स. देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ वर्ड्स आते हैं जो हमें बार बार रिपीट होंगे, उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है. जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन जब भी बात करेंगे हम तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. ठीक है. यानी कि इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स होगी ये. अकाउंट्स मीन्स इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन relating to a particular person or item. It is a T-shaped performer. If we talk about the accounts का जो परफॉर्मा रहेगा हमारा वो टी शेड रहेगा और उसमें हमारी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग वर्क रहेगा. कैपिटल इट्स रेफर टू द अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. द अमाउंट इन्वेस्टेड कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड गुड्स. कैपिटल किसे कहते हैं? जो भी बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया होता है, वेदर इन फॉर्म ऑफ लोन लगाया हो, कैश लगाया हो, प्रॉपर्टी लगाई हो या कोई गुड्स लेके आया हो, वो सारा उसका कैपिटल माना जाएगा. ड्राइंग क्या होती है? एनी कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज़ मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड आर नॉन एज ड्राइंग. जो बिजनेस ओनर यानी कि जो ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं, अगर वो कुछ भी पर्सनल यूज़ के लिए वेदर कैश विड्रॉन करते हैं, वेदर गुड्स विड्रॉन करते हैं, वेदर एनी काइंड ऑफ सर्विस लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें ड्राइंग्स में कैलकुलेट की जाएंगी. प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज़ द इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस. ओके. आप ये समझिए कि अगर आपने 10 रुपये का टोटल रेवेन्यू किया है और 8 रुपये के टोटल एक्सपेंस है, यानी कि आपका रेवेन्यू ओवर है एक्सपेंस से, तो जो आफ्टर डिडक्शन ऑफ revenue minus expense, it's called profit. Okay. And what is the loss? Loss is just reverse the over the expenses and less the revenue. If excess of expense over related the revenue is known as loss. Okay. Gain क्या होता है?
it is a monetary benefits resulting from the event or transaction which are intended to business like profit on sale of fixed assets. अगर हम कोई भी अपनी एसेट्स बेचते हैं तो उसमें हमें गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो जब भी हम गेन का वर्ड का यूज़ करेंगे या लॉस का यूज़ करेंगे, जब भी हम एसेट्स का सोल्ड करते हैं तो तब ये सम टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टॉक क्या कहते हैं। स्टॉक इंक्लूड द गुड्स अनसोल्ड एट ए पर्टिकुलर डेट। अच्छा, कोई भी डेट पे हमारे पास जो स्टॉक बचा रहता है जो हमने रीसेल के लिए परचेज़ किया है, किसी डेट पे हम जैसे मान लीजिए मंथली स्टॉक समरी बनाते हैं, ईयरली हमारा जो 31 मार्च को स्टॉक बचता है तो हम उसको किसको ट्रांसफ़र कर देते हैं बैलेंस शीट में एज ए करंट स्टॉक। ठीक है, उसको हम स्टॉक बोलेंगे जो हमारा अनसोल्ड आइटम है। परचेज क्या होता है, इट्स रेफर टू द अमाउंट ऑफ द गुड्स ब्रॉट बाय द बिजनेस फॉर द रीसेल और यूज इन द प्रोडक्शन। इट कैन बी कैश और क्रेडिट। हमने कुछ भी सामान खरीदा हो जो हमने रीसेल के लिए खरीदा है, जिसमें हम डील करते हैं, वो परचेज कहलाएगा। सेल इट्स मीन रेफर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस ऑफ फॉर द मनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो भी हमने बिजनेस डीलिंग का सामान खरीदा है, जो उसे हमें रीसेल करने के लिए खरीदा है, जब हम उसे रीसेल करते हैं, बेच देते हैं, किसी पार्टी को विक्रय कर देते हैं, तो उसको हम सेल कहेंगे। सेल रिटर्न क्या होगा, जस्ट अगर जो हमने सेल किया है वो वापस आ जाए, सेल रिटर्न हो गया। डेटर क्या होता है, अगर हमने किसी को उधार में सामान बेच दिया तो वो बंदा हमें डेटर कहलाएगा, यानी कि हमारी वो एसेट रहेगी, उसे हम करंट एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, जब हम किसी से गुड्स परचेज करते हैं और क्रेडिट में करते हैं यानी उधारी में करते हैं, तब हम यानी कि वो पर्सन हमारा, वो फर्म हमारी क्या होगी, क्रेडिटर होगी। इट्स रेफर टू दोज पर्सन हु बिजनेस बाय गुड्स ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज़ नॉट बीन येट डन। ओके, voucher. Voucher is a written document which is created in support of a particular transaction. It may be in the form of the cash memo, invoice, receipt. Voucher is a necessary component of auditing. Voucher क्या माना जाता है, voucher कोई ने बोला, वाउचर में आ जाता है आपका कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसिप्ट। रिसिप्ट वेदर कैश रिसिप्ट हो सकती है, बैंक रिसिप्ट हो सकती है, चेक रिसिप्ट हो सकता है, एनी टाइप्स ऑफ रिसिप्ट। वाउचर इज नेसेसरी फॉर ऑडिटिंग, क्योंकि वाउचिंग वेरिफिकेशन हम कहाँ करते हैं, ऑडिट में करते हैं। ठीक है, इनकम। इनकम इट इज़ ए डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इनकम हमारी कैसे मानी जाएगा कि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा, लेस इनकम, सॉरी रेवेन्यू ज़्यादा होगा और एक्सपेंस कम होगा, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक्सपेंस क्या होता है, अमाउंट टू बी यूज प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विस। जो भी हम खर्चा करते हैं अपने गुड्स को बेचने के लिए, जैसे रेंट का हो गया, हमने सैलरी दी उसका हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टेज, ये इस टाइप सारे जिस टाइप के भी ये खर्चे हैं, इन सबको हम किस में डालेंगे, एक्सपेंसेस में डालेंगे। एक्सपेंस भी दो टाइप्स के होते हैं। एक्सपेंस होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स का बनता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में शोन किया जाता है। ठीक है, चलिए डिस्काउंट। Discount is a rebate given by the seller to the buyer. It is of two type, cash discount और trade discount. डिस्काउंट हमें दो टाइप्स की मिलती हैं, जो हमें सेलर देता है बायर को, एक कैश डिस्काउंट देता है, एक देता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग पेमेंट, इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट, दिस
type of discount allowed by the seller to their customer at a fixed price, fixed percentage on the list price of the goods, and also it is not entered in the books of account। यानी कि अगर ये पूछा जाए MCQs में कि कौन सा डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता है, तो वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में शो किया जाता है, तो वो होता है कैश डिस्काउंट। बैड डेट क्या होते हैं? बैड डेट वो होते हैं जैसे हमने किसी को सामान बेचा, गुड्स बेचे, डेटर को उसने उधारी में बेचे, अब उसने पैसे मार लिए, ठीक है, हमें पता चल गया ये इससे पैसे नहीं आने वाले हैं, या कुछ उसके साथ अनसर्टेनिटी हो गई, या वो चला गया छोड़ के, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उस केस में उस डेटर हमारे क्या हो जाएंगे, यानी कि डेट से, यानी कि वो डेट जो हमारे डेटर हो गए वो गंदे हो गए, बैड हो गए, तो बैड डेट्स हो गए, ठीक है। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स आर प्रॉपर्टीज रिसोर्स owned by the business like cash in hand, machinery. Non-current assets are those which are held for a long period in business for building, machinery, plant। ये सारी हमारी क्या हैं? एसेट्स हैं। इसमें कुछ करंट एसेट्स हो सकती हैं और कुछ नॉन करंट एसेट्स हो सकती हैं। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास डेटर्स हो जाते हैं, कैश हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री हो जाती है, ये सारे नॉन करंट एसेट्स हैं। और जो लॉन्ग टर्म्स एसेट्स होती हैं उनमें हमारे बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरी, ETC मतलब इस टाइप के आ जाते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी भी तो हमारे पास दो टाइप्स की होती है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है देनदारी, ये कर्जा, ठीक है, एक तरह का क्रेडिट कर्जा। ये दो टाइप के होते हैं, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट जो लाइबिलिटीज़ होती हैं उसमें क्रेडिटर्स आते हैं, शॉर्ट टर्म्स लोन्स आते हैं, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, सॉरी करंट लाइबिलिटी बोला जाता है उन्हें, करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, जो विद इन 1 ईयर पे ऑफ हो जाते हैं। और नॉन करंट होते हैं जो मोर देन 1 ईयर होते हैं, उन्हें हम लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। चलो, एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज रेफर टू एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड जिसका हमें बेनिफिट मिल जाता है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, यानी कि सपोज टू बी कि कहीं पे मशीन ब्रेक डाउन हो गई, उसका रिपेयर किया, तो हमारा वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कैपेसिटी बढ़ा देता है बिजनेस की और मोर देन 1 ईयर जिसका बेनिफिट होता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक कि हमारे पास हमने एक रूम या गोदाम और बना लिया, ठीक है, एक मशीन और परचेज कर ली, जिससे हमारी क्या होती है? कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है या बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ जाती है और लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ती है, उस कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रेफर टू एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट इन लाइकली टू बी ओवर नंबर ऑफ ईयर, लाइक एडवर्टीजमेंट। आपने देखा होगा कि जैसे पान बाहर है या इस टाइप के जितने भी बड़े बड़े होल्डिंग होते हैं, तो इनका क्या होता है? एग्रीमेंट होता है 2 साल 3 साल का, ये एक्टर्स के साथ या किसी भी सेलिब्रिटी के साथ। तो ये क्या करते हैं? होता तो उनका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस किस में जाता है? रेवेन्यू में जाता है, लेकिन इनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है या 3 साल का होता है। हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने का होता है? विद इन 1 ईयर होता है। तो ये स्पेशल कैटेगरी के जो होते हैं, जो
मोर देन 1 ईयर होते हैं या 2-3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर के, उन्हें हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ चुके हैं, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ चुके हैं, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ चुके हैं, बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे थे। बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग हमारी बेस अकाउंटिंग है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। जितनी भी जर्नल सब्सिडरी बुक्स में हम एंट्री करते हैं क्रोनोलॉजिकली, वो सारी हम बुक्स कीपिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेजर्स, जर्नल्स, ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे, और साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में भी समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।